और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव रक्त से संबंधित, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में मैक्सिमम ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुछ वजन का कितने प्रतिशत होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुछ जो मात्रा होती है अपने रक्त की, वह शरीर का कितने प्रतिशत भाग वजन होता है। तो यह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। 7% भाग अपने में रक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण क्या है। जो 7.4 मनुष्य का रक्त के पीएच मान का होता है, तो इसका कारण यह है कि इसमें जो पीएच मान में क्या होता है, आपने तो पढ़े होंगे पीएच मान। जो पीएच मान 7 से ऊपर होता है तो वो होते हैं क्षारीय, और जो 7 से नीचे होते हैं वह होते हैं अम्लीय। तो यहाँ पर रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो यह हो जाएगा क्षारीय। तो आपको पता भी होगा कि रक्त क्षारीय होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है। तो यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और इसकी पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा लीटर से कम, मतलब थोड़ा सा आधा लीटर से कम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमेटोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोपोइसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोपोइसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, रक्त के कितने भाग होते हैं। तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक इसको प्लाज्मा और सीरम, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है, तो उस प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो उस प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। प्लाज्मा को जब निकाल दिया जाता है तो क्या कहा जाता है शेष भाग को। तो वो जब प्लाज्मा को निकाल दिया जाता है वो तो सीरम कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त में आरबीसी को जब निकाला जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। जब रक्त में आरबीसी आप जानते होंगे, जो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसको आरबीसी कहते हैं। तो उसको जब निकाल दिया जाएगा तो शेष भाग जो बचता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा पीले कलर का होता है हल्का।
आरबीसी का मुख्य कार्य क्या कहलाता है, क्या होता है? तो आरबीसी जो होता है उसका काम ये होता है कि वो जो ऑक्सीजन होती है उसका परिवहन करता है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली रख दिए जाते हैं और पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ गया है क्वेश्चन। बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। यदि अच्छे लगें तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोटी लुवेनहॉक। एनोटी लुवेनहॉक इसके राइट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आरबीसी की लाल रक्त कणिकाओं की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हम आपको बता भी चुके हैं कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। आपने देखा होगा जब जब हम किसी कुछ लग जाता है तो हल्का हल्का पहले सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, तो वही अपना प्लाज्मा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? यही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी फ्रेंड्स हो। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो ये बिल्रुबिन होता है जो, उसके कारण इसका जो कलर है वो हल्का पीला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है मतलब गर्भावस्था में होता है तो उसका जो कलर होता है वह हो जाता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है यकृत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जब आरबीसी जो होती हैं तो यकृत, प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा को ही स्प्लीन इंग्लिश से कहा जाता है और तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ये है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जो प्लीहा है, स्प्लीन है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो प्लीहा होता है उसी को ही इस इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
स्प्लीन और प्लीहा तिलनी भी वही है, उसी को कहा जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो स्प्लीन होता है वो प्लीहा का एक इंग्लिश में कहा जाता है और तिल्ली भी वही है, इसीलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहाड़ पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, तो पहाड़ पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ने लगती है, इसकी संख्या बढ़ने लगती है पहाड़ पर जाने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पहाड़ पर जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है, इसीलिए आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जब हम सोते हैं तो यह स्वस्थ हो जाती हैं और स्लो हो जाता है इसका पंपिंग, तो इस कारण से इसकी आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह कम हो जाती हैं, कम होने लगती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी फ्रेंड्स को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बनना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, यह सभी को पता होना बहुत ही आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल एंड स्टीनर, इसका राइट आंसर है। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, RH तत्व RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? RH फैक्टर सबसे पहले बंदर में देखा गया था, बंदर के द्वारा ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी। RH फैक्टर सबसे पहले किस में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले RH फैक्टर किस में देखा गया था, किससे इसकी शुरुआत की गई थी? RH फैक्टर की किसके द्वारा इसकी मतलब किस का यूज करके RH फैक्टर की खोज की गई थी? तो यह है मंकी, बंदर के द्वारा RH फैक्टर पहली बार देखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल एंड स्टीनर, कार्ल एंड स्टीनर द्वारा ही RH फैक्टर की खोज की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी फ्रेंडों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो हैं उनको ज़रूर देखें और याद करें। यदि एक बार में नहीं याद होते हैं तो दोबारा ज़रूर देखें, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ मिस्टेक हो गया थोड़ा, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा AB सर्वग्राही। तो हम आपको बता देते हैं, जो सर्वग्राही होता है मतलब जो ग्रहण करता है वह AB है। AB किसी से भी रक्त ले सकता है, वह चाहे A हो, B हो या फिर AB हो या फिर O हो, किसी से भी रक्त ले सकता है। बट जब देने की बात आती है तो AB को ही रक्त दे सकता है। जैसे किसी AB ग्रुप के व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो वह AB ग्रुप के व्यक्ति को ही से ही रक्त ले सकता है। बट जो अपन वो होता है सर्वदाता होता है तो वह होता है O। तो सर्वदाता द्वारा रक्त किसी को भी दिया जा सकता है, वह A हो या B हो, AB हो या फिर O हो, किसी को भी रक्त दे सकता है, इसीलिए उसे सर्वदाता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AB। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, क्योंकि अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, और इसमें समझने की बात है कि रक्त समूह AB जो होता है, AB वह सर्वग्राही कहलाता है। और इसका कारण क्या है? तो सर्वग्राही होने का कारण यह है कि जो AB होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है और इसमें एंटीजन होता है। इसमें क्या होता है, जो AB होता है उसमें एंटीजन होता है और एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसके कारण यह सर्वग्राही कहलाता है। सबसे ले सकता है बट सबको दे नहीं सकता, क्योंकि इसमें एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है।
ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी फ्रेंड्स। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, इस सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ना होने के कारण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा क्या कहलाता है, ये कह रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता समूह कहलाता है। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सर्वदाता समूह वह होता है ओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आरबीसी का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरबीसी कहलाता है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, रेड बॉडी सेल्स। तो इसका जो आरबीसी की कमी जब हो जाती है लाल रक्त कणिकाओं की, तो उसको अपन कहते हैं, तो उससे उस कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। क्योंकि आरबीसी एक रक्त का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, और रक्त की कमी से आपको पता होगा कि कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया, और जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, रक्त में आरबीसी अनुपाते डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड बॉडी सेल्स और वाइट बॉडी सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वह होती हैं जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता हो उसको बढ़ाती हैं और उसको किसी भी मतलब वायरस से लड़ने की क्षमता को क्षमता प्रदान करती हैं और उससे लड़ती हैं। तो लाल रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो यह होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 600:1। यह होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, जिसमें आपको पता ही चल रहा होगा कि आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1%, इस प्रकार से इनका अनुपात रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है और कॉर्निया ही एक मनुष्य की आँख का ऐसा भाग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है। और जब नेत्रदान होता है तो कॉर्निया को ही रूपांतरित किया जाता है, कॉर्निया ही को दान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। आरबीसी की संख्या जो होती है उसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हीमोसाइटोमीटर। तो आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो आरबीसी की संख्या होती है लाल रक्त कणिकाएं, उसको हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइड कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।